Hello everyone. So now we will start with the next part, the next topic, which is measures of national income. ठीक है. इसमें हम लोग पहला कंसेप्ट देखेंगे जीडीपी. जीडीपी में आपको बता चुकी हूँ वैसे ऑलरेडी कि इट मेजर्स द एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टेकिंग प्लेस विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी. डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट की यहाँ बात हो रही है इन अ गिवन ईयर, एक गिवन ईयर में जो होता है. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे जीएनपी. जीएनपी में यहाँ नेशनल की बात आ जाती है. तो इट इज़ ऑल्सो एन एस्टिमेट ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड टर्न आउट इन अ गिवन पीरियड बाय द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन बाय कंट्रीज रेजिडेंट. क्योंकि नेशनल है ना, तो नेशनली देखा जाता है. और नेशनली में हमें पढ़ा था कि नेशनल मतलब क्या होता है, जो कंट्री के रेजिडेंट बना रहे हो, चाहे कंट्री के अंदर बना रहे हो चाहे कंट्री के बाहर बना रहे हो. ठीक है, समझ आया. जीएनपी कैसे निकालते हैं ये भी हम लोगों ने देखा था कल. जीडीपी में जोड़ देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इसके अलावा ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि जीडीपी हमारा बॉर्डर्स के लेके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की बात करता है, वेयरएस जीएनपी में हम नेशनल्स की बात करते हैं. ठीक है. इसी तरह अगर हमको एनडीपी निकालना है और हमारे पास जीडीपी गिवन है तो नेट पे आना है ग्रॉस से, तो डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे. इसी तरह एनएनपी आना है और हमारे पास अगर जीएनपी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो भी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे. बट अगर हमें एनएनपी निकालना है और जीडीपी है तो नेट से ग्रॉस पे आने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, और ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और नेशनल प्रोडक्ट पे आना है तो एनएफआई है. ठीक है. आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसमें नेक्स्ट जो है वो है जीडीपी एट एमपी, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, मेजर्ड इन अ ईयर. ठीक है. सेम इसी तरह जीडीपी एफसी होता है, which is the aggregate value of the income earned from factor cost of production, that is land, labor, capital and entrepreneur. GDP-FC अगर है निकालना है और हमारे पास GDP-MP है तो डिफरेंस किस चीज़ का, सिर्फ FC और MP का. फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस ही करेंगे, माइनस NIT. ठीक है. NIT क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. ये सब मैं कल बता चुकी हूँ फॉर्मूले वाला, इसलिए मैं आज थोड़ा स्पीड में कर रही हूँ. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं. अब इतनी देर से हम नेशनल इनकम की बात करें. अब नेशनल इनकम को बोलते क्या है इस टर्म्स में, ये जीडीपी एनटीपी इन सब में, इसको बोला जाता है एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट. अब अगर हमें नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है और हमारे पास जीडीपी एमपी है तो कैसे निकलेंगे, नेट निकालना है, ग्रॉस हमारे पास है तो डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक चाहिए, डोमेस्टिक है, नेशनल चाहिए तो प्लस एनएफआई है, और मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो माइनस NIT. ठीक है. समझ आ गया होगा अब तो. ओके कूल. इसी तरीके से NNP FC है तो NNP MP निकालना है, ये दे रखा है, तो आप सोचिए कैसे होगा, खुद देखिएगा फिर इसको चेक कर लीजिएगा. ठीक है. तो यानी कि नेशनल इनकम क्या होती है, इनकम होती है सिर्फ और सिर्फ इंडिया के जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं उनकी. मैटर यहाँ पे क्या करता है कि कौन रेजिडेंट है, ना कि कौन सिटीजन है. सिटीजनशिप यहाँ मैटर नहीं करती, यहाँ पे मैटर करता है रेजिडेंट कौन है. ठीक है. अब ऐसा बोला जाता है कि जीडीपी को ना बेटर माना जाता है. ऐसा कहा जाता है कि जीडीपी एक बेटर मेजर है एज़ कम्पेयर टू जीएनपी. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एक बेटर मेजर माना जाता है एज़ कम्पेयर टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. क्योंकि ना देखो, ये डोमेस्टिक क्या है, हमारे दिखा रहे हैं कि हमारी टेरिटरी के अंदर, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितनी प्रोडक्शन हो रही है, उसकी कितनी वैल्यू है. तो उससे हमें ये पता लगता है कि देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट कितनी है. क्योंकि अगर हम जीएनपी देख रहे हैं तो वो तो जो फॉरेन कंट्री में हमारे इंडियंस काम कर रहे हैं उनकी नेशनल इनकम भी ले रहा है, तो वो तो फॉरेन कंट्री की एम्प्लॉयमेंट हो गई, फॉरेन कंट्री के बारे में इंक्लूड हो गया. तो इसलिए ये बेटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से हमें पता लगता है हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट कितनी है, इन्फ्लेशन कितनी है, मॉडरेट है नहीं है. ठीक है. टैक्स रेवेन्यू कहाँ से ज़्यादा है, कहाँ है. ठीक है. इसके अलावा एक्सपोर्ट्स के बारे में भी हमको बताता है. तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जीडीपी इज़ अ बेटर मेजर एज़ कम्पेयर टू जीएनपी. ठीक है. समझ आई बात. ओके. नेक्स्ट चीज़ जो हम देखेंगे वो है रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी.
देखिए रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम बात करें रियल जीडीपी की, तो रियल जीडीपी को हम लोग बोलते हैं वो वाला जीडीपी, इट इज़ एन जीडीपी एक इन्फ्लेटेड एडजस्टेड मतलब इन्फ्लेशन जो है उसको एडजस्ट करके जो देश की जीडीपी आती है वो ये कैलकुलेट करता है। तो इट इज़ एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर जो हमको अगेन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू दे रहा है जो इकोनॉमी के अंदर बन रहा है एक साल के अंदर। बट हमें ये बताता है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं, मतलब ध्यान रखते हुए कि हाँ यार देश में महंगाई भी है, उस हिसाब से बताता है। ठीक है, इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है कांस्टेंट प्राइस पे। जीडीपी रियल जीडीपी को कांस्टेंट प्राइसेस पे एक्सप्रेस किया जाता है। कांस्टेंट मतलब बेस ईयर लेके चला जाता है। ठीक है, समझ आ रही है बात। रियल जीडीपी को हम किस तरीके से कंप्यूट करते हैं? इट इज़ कंप्यूटेड यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। क्या होता है वो सब हम बाद में देखेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, इनकम मेथड, ये सब हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, देखो नॉमिनल जीडीपी होती है नॉर्मली मार्केट वैल्यू क्या है हमारे सारे गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट के अंदर, बस कि भाई मार्केट वैल्यू क्या है गुड्स एंड सर्विसेज की वो बताता है, और ये इन्फ्लेशन के हिसाब से क्या मार्केट वैल्यू है। ठीक है, मार्केट वैल्यू का मतलब तो बस यही हो गया कि भाई जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है मल्टीप्लाई में जितनी क्वांटिटी बनी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये देश की इनकम बता दिया। यही तो हुआ, समझ आ रही बात। अब इसमें ना दो इशू आता है। अब इसमें देखो जो दो फैक्टर है, एक तो मार्केट प्राइस, एक क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। अब अगर आप देखो यार मार्केट प्राइस भी चेंज होती रहती है क्योंकि देश में इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन तो होता नहीं है, इन्फ्लेशन ही है। और क्वांटिटी प्रोड्यूस भी हो सकता है, आज इस साल 100 बनाई, अगले महीने 150 हो गई, तो ये भी चेंज होती रहती है। तो ये जो है ना नॉमिनल जीडीपी, ये चेंज होता रहता है इस दो रीज़न की वजह से। क्या है वो दो रीज़न? पहला रीज़न तो यही हो गया कि चेंज इन दी एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्वांटिटी में चेंज आना। दूसरा चेंज हो गया प्राइस के चेंज आने की वजह से। सिंपल सी बात है। अब प्राइस के चेंज आने की वजह से मतलब यही होगा ना, ये इन्फ्लेशनरी एस्पेक्ट को देख रहा है, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट को देख रहा है। ठीक है, कि भाई रियल में क्या चेंज आ रहा है जिसकी वजह से, मतलब अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तो उससे इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट में क्या चेंज आ रहा है। मतलब बेसिकली सिंपल ऐसे समझो, ये प्राइस का है ना, तो प्राइस से हमें इन्फ्लेशनरी इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है। मान लो अगर क्वांटिटी ज़्यादा बनने लग गई तो ये समझ आएगा कि देश में मतलब ज़्यादा लोग गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा, मतलब कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो रही होगी। तो उस तरीके से दिखाता है। तो ये हमको रियल चेंज दिखाता है, देश में रियल चेंज कितना हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये हमको इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट दिखाता है कि भाई कितना देश में इन्फ्लेशन है वगैरह, ये नहीं है। तो इसी इन्फ्लेशनरी इफ़ेक्ट को ना हम लोग डिस्काउंट करते हैं। डिस्काउंटेड एक टर्म आप कह सकते हैं कि देश को जीडीपी डिफ्लेटर, इसको हम कह देते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर ये दिखाता है कि देश में इन्फ्लेशन कितनी है, क्या है, उसको दिखाने के काम आता है। इसका फॉर्मूला भी होता है जीडीपी डिफ्लेटर का, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ठीक है, इस तरीके से जीडीपी डिफ्लेटर की जीडीपी डिफ्लेट कितनी हो रही है ये हमें दिखाता है कि इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट कितना है, उसको दिखाने के लिए। बेसिकली इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, समझ आया। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि नॉमिनल जीडीपी जो है इसको बोला जाता है जीडीपी एट करेंट प्राइसेस। इसको आज की प्राइस पे देखा जा रहा है, क्यों? क्योंकि अभी आपको मैंने बताया नॉमिनल जीडीपी क्या है, करंट मार्केट प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो करंट जो मार्केट प्राइस है उस हिसाब से चलेगा, तो ये जीडीपी एट करंट प्राइस है। बट मैंने अभी आपको बताया रियल जीडीपी क्या होता है। रियल जीडीपी होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, यानी कि बेस ईयर लेके चलते हैं। ठीक है, बेस ईयर आपको पता भी होगा 2014-15 चल रहा है अभी तक, 2011-12 चल रहा है, 2011-12 चल रहा है। इवन 2017-18 की बात की गई थी कि चेंज करा जाए, बट अभी तक हुआ नहीं। बट जो भी है, जो हमारा बेस ईयर हम लोग लेके चलते हैं वो 2011-12 है। तो बताता भी यही है रियल जीडीपी की। रियल जीडीपी हमने बोला ना जीडीपी एट आपका कांस्टेंट प्राइस है। तो जो जीडीपी एट करंट प्राइस वाला है इसको कन्वर्ट किया जाता है बेस ईयर प्राइस में। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैंने सेम क्वांटिटी, मैंने कहा 50 क्वांटिटी मैंने 2024 में उसकी जो प्राइस है मैंने कहा 25 रुपये है।
या लेट्स से 50 ले लेते हैं, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू कितनी आई, 2500। अब मैंने देखा कि यार यही सेम क्वांटिटी पहले 2012 में 20 रुपये थी, तो ये 1000 रुपये हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चेंज देखा। तो वही है कि जीडीपी एट करेंट प्राइस जो है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं बेस ईयर प्राइस में, जिससे कि हम चेक करें रियल इंक्रीज़ कितना आ रहा है उस टाइम पे, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ थी, मैंने आपको ईयर बता दिया है। तो रियल जीडीपी हमको बेसिकली दिखा पाता है कि यार देखो इतना चेंज आया है आउटपुट में। रियल जीडीपी एक बेटर मेजर होता है, क्योंकि वो बेस ईयर से कंपेयर कर रहा है कि जो चीज़ पहले 1000 में आती थी वही सेम चीज़ आज 2500 में आ रही है। तो हमको ये रियल इंडिकेट करता है कि आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है। बट नॉमिनल जीडीपी हमको नहीं दिखा पाता, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं दिखा पाता है कितनी हो रही है। अगर मैं कंपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं बोल दूँ इस साल ये 50 रुपये का सामान है, 50 सामान मैंने खरीदा, 2500 रुपये आया, ठीक है, आगे अब क्या करें। बट अगर वहीं मुझे मैं बोलूँ यार यही सेम सामान पहले मुझे 20 रुपये का पड़ता था, 1000 रुपये में आ रहा है, तो मैं इससे कुछ देख पा रहे ना देश में क्या है, कैसा है, मतलब कि ग्रोथ किस पर्सपेक्टिव से हो रही है, इन्फ्लेशन कैसी। तो ये एक बेटर मेजर है, बेटर इंडिकेटर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। कौन सा, रियल जीडीपी, ठीक है, समझ आ रही है। अब कई बार ये भी सवाल आता है कि यार रियल जीडीपी मतलब लाइक जीडीपी डिफ्लेटर ही क्यों प्रेफर किया जाता है रियल जीडीपी के कंप्यूटेशन के लिए, बट हम डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में क्यों नहीं करते उसको, क्यों ही लाइक अदर और भी तो इन्फ्लेशन इंडेक्स होते हैं, आपको पता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन सबको मेजर को क्यों नहीं ध्यान में रखते हैं, सिर्फ हम जीडीपी डिफ्लेटर को ही क्यों लेते हैं। देखो वैसे तो इसके पीछे एक रीज़न है, इस रीज़न को हम लोग देख लेते हैं। देखो अगर मैं बात करूँ जीडीपी डिफ्लेटर की, तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है ना, ये सारे बेसिकली पूरे के पूरे जितने भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, एंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कवर कर लेता है, जो भी हमारी इकोनॉमी के अंदर बन रही है सब तरीके के गुड्स को लेता है, ठीक है। ना कि ऐसा कि सिर्फ होलसेल गुड्स लेगा या कंज्यूमर गुड्स लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सारे तरीके के गुड्स को कवर करता है। तो इस तरीके से ये कॉम्प्रिहेंसिव हो गया जीडीपी डिफ्लेटर। और आपको पता है सीपीआई जो है, सीपीआई को क्यों नहीं लिया जाता, सीपीआई को ना लेने के 2-3 रीज़न है। सीपीआई को ना लेने का एक रीज़न तो यही हो गया कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं सारे के सीपीआई सारे कंज्यूमर गुड्स ले रहा है, तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है सारे के सारे रिटेल कंज्यूमर नहीं कंज्यूम करते ना, तो वो भी एक रीज़न है। दे आर नॉट ऑलरेडी, मतलब ऐसा तो है नहीं कि सारे गुड्स कंज्यूमर ही ले, तो वही सीपीआई तो सिर्फ वही दिखाएगा ना जो कंज्यूमर गुड्स ले रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी सारे गुड्स ही कंज्यूमर लेते हो। कई गुड्स हैं जो कंज्यूमर्स के पास आते ही नहीं, प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं, तो फिर उसको तो कभी अकाउंटिंग ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, एक फ़िक्स प्रपोर्शन सीपीआई देता है गुड्स को हर एक अपने इंडेक्स में, तो वो भी एक दिक्कत की बात है। दूसरी बात, जो भी हम इंपोर्ट कंजम्पशन है वो भी इसमें इंक्लूड की जाती है सीपीआई में, तो ये चीज़ है जिस वजह से सीपीआई को नहीं प्रेफर किया जाता। इसी तरीके से डब्ल्यूपीआई में भी कुछ रीज़न है ना प्रेफर करने के, क्योंकि डब्ल्यूपीआई इसलिए भी प्रेफर नहीं किया जाता क्योंकि सर्विस इन्फ्लेशन जो ऑलमोस्ट 50% जीडीपी का हमारा कंट्रीब्यूट करता है उसको यहाँ पे लिया ही नहीं जाता, ठीक है। दूसरा रीज़न ये भी है कि डब्ल्यूपीआई कंसीडर करता है कि इमीडिएट होलसेल प्राइस क्या है, फाइनल मार्केट प्राइस को तो देखता ही नहीं, और हम लोग यहाँ फाइनल मार्केट प्राइस की भी बात कर रहे हैं। तो काफ़ी रीज़न है नहीं प्रेफर करने के, आपसे पूछेंगे नहीं, बस ऐसे ही है, जिसको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, क्यों है, कैसा है, वो खुद देखने की कोशिश करता है, बट इतना आपको जानने की नीड है भी नहीं, ठीक है। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड ही एक कंसेप्ट है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, पोटेंशियल जीडीपी। देखो पोटेंशियल जीडीपी एक बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब इंटरेस्टिंग ऐसे कि पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है। पोटेंशियल जीडीपी देखो वो मेजर करता है कि अगर एक इकोनॉमी के अंदर पूरी की पूरी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, मतलब पूरी लोग, सारे लोग ही मिलके काम कर रहे हैं, आउटपुट भी सब एफिशिएंट है, मतलब सब बढ़िया चल रहा है, इन्फ्लेशन भी मॉडरेट है, कांस्टेंट चल रही है, ठीक है। तो इकोनॉमी के अंदर कितना पोटेंशियल है कि वो कितना आउटपुट बना के कितना जीडीपी देश की ला सकता है, मतलब सब कुछ है, एम्प्लॉयमेंट है, आउटपुट है, एफिशिएंसी, सब कुछ है, तो उस पॉइंट पे देश की कितनी जीडीपी निकल के आती है। सो इट मेजर्स या इट एस्टिमेट द हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट दैट एन इकोनॉमी कैन सस्टेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑफकोर्स एक पीरियड की बात हो रही है, एट अ कॉन्स्टेंट इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, समझ आई बात। बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है, इस वजह से जीडीपी गैप एक टर्म आ जाता है कि हम कितना बना सकते हैं, पोटेंशियल कितना है हमारे अंदर, माइनस रियल में कितनी जीडीपी आ रही है, उसी को कह देते हैं जीडीपी गैप, ठीक है।
समझ आ रहा है? अब क्या फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे किसको, फैक्टर्स क्या हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि पोटेंशियल जीडीपी कैसे हो सकती है। सस्टेनेबिलिटी कितनी है, फुल एम्प्लॉयमेंट होना, जेंडर इनइक्वालिटी ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, अंडर एम्प्लॉयमेंट ना हो, टेक्नोलॉजिकल यूसेज बढ़िया होनी चाहिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, स्टेडी करेंसी बहुत ज़्यादा एक्सचेंज रेट भी चेंज होता रहता है तो स्टेडी करेंसी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करता है पोटेंशियल जीडीपी। ये सारे फैक्टर्स अगर सही हुए तो पोटेंशियल जीडीपी हम लोग लाने का ला सकते हैं, ठीक है। बट क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बात ये चैलेंजेस भी तो फेस करनी पड़ती है। हमारे भी देश में सबसे बड़ा चैलेंज तो जेंडर इनइक्वालिटी का ही है। इतनी इनइक्वालिटी है, उसकी वजह से अगर जेंडर इक्वालिटी ही आ जाए तो 26% से हमारी जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी बढ़ जाए, बट है ही नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है। दूसरा चैलेंज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत है, ठीक है। आज भी हम लोग ओल्ड एज प्रोडक्शन जो पुराने तरीके होते हैं वो यूज़ करते हैं, पुरानी टेक्निक्स, पुराने मेथड यूज़ करते हैं गुड्स बनाने के लिए। इवन हमारे जो एक हमें जो फ्रेमवर्क है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वो भी एक यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, कि इजीली एग्जिट और एंट्री हो। थोड़े स्ट्रिक्ट है उस तरीके से भी नहीं है कि यूज़र के लिए ईजी हो, तो वो भी एक चीज़ है जो हमें फेस करनी पड़ रही है। इवन एक रीसेंट रिपोर्ट में ये भी पता लगा है कि जब जीएसटी आया, जीएसटी के आने से जो हमारे देश की पोटेंशियल जीडीपी है वो 6.7% से बढ़ी थी। मोरोवर AI जो अब आ रहा है उससे भी काफ़ी अच्छा जीडीपी में इंक्रीज़ आया, लाइक $450 से $500 बिलियन जीडीपी बढ़ी जाएगी, ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है बाय 2025। तो वही है, इन चीज़ों की वजह से भी काफ़ी आया, बट अभी भी स्कोप है इंडिया के अंदर पोटेंशियल जीडीपी तक पहुंचने का, ठीक है। समझ आई बात? इसके बाद हमारे कुछ मेजर्स है जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिए, मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ कि आप इसके फॉर्मूले बनाने की कोशिश करिएगा। जीडीपी एट एमपी आपके पास गिवन है हर क्वेश्चन में, ये मान के चलिए, ठीक है। आपको निकालना है जीडीपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, एनएनपी एमपी, एनएनपी एफसी। ये सारे के सारे मुझे आप व्हाट्सअप करिएगा मेरे नंबर पे। आई वॉन्ट टू सी इफ़ यू हैव डन राइट और नॉट, ठीक है। समझ आ रही है बात? ठीक है। कुछ और वेरिएंट भी होते हैं हमारे नेशनल इनकम के, जैसे कि पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।